समझे विज्ञान कक्षा 8। फसलों की सिंचाई। आप सभी जानते हैं कि मिट्टी के पोषक तत्व जल के माध्यम से ही पौधे में पहुंचते हैं, अतः फसलों के निश्चित समयांतराल पर की जाने वाले जल आपूर्ति को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के कई स्रोत हैं, जैसे नहर, नदियाँ, कुएं, ट्यूबवेल, वर्षा इत्यादि। इन स्रोतों से जल प्राप्त कर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। फसलों की अनियमित अथवा अनावश्यक सिंचाई से फसल नष्ट हो जाती है। कभी कभी सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी फसल को बहुत क्षति पहुंचाती हैं। मिट्टी की प्रकृति भी सिंचाई को प्रभावित करती है। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कम और चिकनी तथा दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिट्टी की प्रकृति तथा फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। खरपतवार नियंत्रण। आपने देखा होगा कि खेत में फसल के पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग आते हैं और फसल की उत्पादकता को कम करते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। यह भी भूमि से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिससे मुख्य फसल प्रभावित होती है। खरपतवार को खेत से हटाना ही खरपतवार नियंत्रण है। खरपतवार को कुछ रसायनों जैसे 2,4-D तथा मेटाक्लोर द्वारा नष्ट किया जाता है। तैयार हो रही फसलों को पक्षियों, चूहे, इल्ली, टिड्डे आदि से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। पक्षियों को उड़ाने के लिए खेत में काक भगोड़ा किया जाता है और ढोल बजाया जाता है। अन्य पीड़कों के लिए पीड़कनाशी, फफूंद के लिए फफूंदनाशी, खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। ये खरपतवारनाशी का स्प्रे कर रहा है, छिड़काव कर रहा है खेत में। कटाई एवं मड़ाई। फसल पकने या तैयार होने के बाद फसल उत्पाद को काटना कटाई कहलाता है। फसल को हाथों द्वारा हंसिए या दराती की सहायता से काटा जाता है। धान और गेहूं की कटाई के लिए यंत्रों का प्रयोग करते हैं। फल तथा हरी सब्जियां हाथ से तोड़ी जाती हैं। फसल के दानों से भूसा अलग करना मड़ाई कहलाता है। अक्सर कटाई एवं मड़ाई का कार्य विशेष यंत्र कंबाइन द्वारा एक साथ किया जाता है। गेहूं की मड़ाई थ्रेशर, बैल चालित, शक्ति चालित द्वारा की जाती है। धान के लिए पैडी थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। छोटे किसान फटक कर बीजों को भूसे से अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में भूसे के छिलके हल्के तिनके हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं और बीज भारी होने के कारण भूमि पर सीधे गिर जाते हैं। ये दांतेदार हंसिया है। ये भी फसल को काटने के लिए उपयोग किया जाता है और ये साधारण हंसिया है। भंडारण। उपरोक्त पद्धतियों द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। उचित भंडारण से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति संभव है। उचित भंडारण द्वारा वर्ष भर खाद्यान्न की उपलब्धता रहती है। दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधापूर्वक खाद्य पदार्थ पहुंचाए जा सकते हैं। कीड़ों और कवकों द्वारा खाद्यान्न की हानि को रोका जा सकता है। यदि कभी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो उचित रूप से भंडारित अनाज जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। हरित क्रांति एवं फसल समुन्नति। फसल उत्पादन के सभी चरण क्रमबद्ध तरीके से अपनाए जाने पर पैदावार में वृद्धि होती है। देश की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए फसल उत्पादन की पद्धतियों में सुधार और विकास होते रहते हैं। कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इसके लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए हैं। इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोटि के बीज, कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय फसल की उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। यह प्रणाली फसल समुन्नति कहलाती है। इसमें वांछित गुण वाली 2 भिन्न किस्मों में परस्पर संकरण करवाकर नई किस्म विकसित की जाती है। जैसे गेहूं की एक किस्म की उत्पादकता अधिक है किंतु कवकों के द्वारा संक्रमण शीघ्र हो जाता है, जबकि दूसरी किस्म की उत्पादकता कम किंतु कवकों के द्वारा संक्रमण के प्रति अति
प्रतिरोधकता अधिक होती है। इन दोनों किस्मों के संकरण द्वारा गेहूं की ऐसी किस्म विकसित की जा सकती है जिसकी उत्पादकता भी अधिक हो और कवकों द्वारा संक्रमित होने की संभावना भी नहीं हो। इस तरह विभिन्न फसलों में वांछित गुणों के परस्पर संकरण से प्राप्त समुन्नत किस्में सारणी में दिखाई गई हैं। फसल समुन्नत किस्में: गेहूं सोनालिका, कल्याण सोना। धान जया, पद्मा, पूसा 215। मक्का गंगा, रंजीत। उन्नत बीजों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इससे मिट्टी की गुणवत्ता एवं जल की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भूमिगत जल की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। इसके कई अन्य कारण भी हैं, जैसे जंगलों की कटाई, औद्योगिकरण, प्रदूषण इत्यादि। भूमिगत जल स्तर को संरक्षित रखना अति आवश्यक है और इसके लिए वर्षा जल संवर्धन और जल संरक्षण को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ: हम सभी अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पौधों की भांति जंतुओं पर भी आश्रित हैं। हमें दूध, अंडे, मांस जैसे खाद्य पदार्थ जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। आप प्रतिदिन दूध का उपयोग करते हैं, कुछ सर्वाहारी अंडे और मांस को भी खाते हैं। हम सभी उन जंतुओं को पालते हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पालतू जंतुओं को घर पर अथवा पशुगृह में पाला जाता है। वैज्ञानिक तौर तरीके से जंतुओं की देखभाल और पालने के विज्ञान को पशुपालन कहते हैं। विशाल जनसंख्या के पोषण हेतु जंतु खाद्य प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर पशुपालन करना आवश्यक है। फसल की तरह पशुओं की देखभाल के लिए हमें कुछ निर्धारित चरणों को अपनाना होता है। आइए उन पशुओं को पालने के विषय में चर्चा करें जिनसे हम दूध, अंडे तथा मांस के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। दुग्ध उत्पादन: दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस को डेयरी फार्म में पालते हैं। ये पशु दुधारू पशु कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही गाय और भैंस दुग्ध उत्पादन का मुख्य स्रोत हैं। दूध से हमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई प्राप्त होते हैं। क्यों? इसलिए दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। दुधारू पशुओं के पालन के लिए उनसे उचित पोषण, देखभाल, संरक्षण एवं प्रजनन की आवश्यकता होती है। उचित रख रखाव होने पर ये पशु लगभग 20 वर्षों तक दूध देते रहते हैं। इन पशुओं के आहार में घास, सूखा चारा, गेहूं का भूसा तथा दलहन का हरा चारा जैसे बरसीम, अल्फाल्फा इत्यादि शामिल है। सरसों एवं कपास की खली का भी उपयोग चारे के लिए किया जाता है। पशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन का समय और उसकी उचित मात्रा आवश्यक है। सामान्यतः चारा प्रातः एवं सायंकाल दूध दूहने से पहले नाद में दिया जाता है। पेयजल भी दिन में 2 बार दिया जाता है। गांवों में पशुओं को चरागाहों में छोड़ देते हैं, जहां से वे भोजन प्राप्त करते हैं, और नहाने के लिए तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जबकि डेयरी फार्म में भोजन और साफ सफाई पशुगृह में ही होती है। डेयरी फार्म में स्वच्छ एवं हवादार आवास की व्यवस्था होती है। यह पक्के बने होते हैं। फर्श पर पुआल का बिछावन होता है एवं मलमूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था होती है। गाय और भैंस में कभी कभी संचरणीय अथवा वायरस जनित रोग होते हैं, जिसे मुंह अथवा खुर के रोग। इसमें पशु के मुंह और खुर में छाले हो जाते हैं तथा बुखार होता है। तेज बुखार से पशु निस्तेज हो जाते हैं। एंथ्रेक्स वायरस जनित रोग है जो पशुओं के लिए अत्यंत घातक है। कभी कभी परजीवी कृमि का संक्रमण भी पशुओं को रोग ग्रसित कर देता है। रोगों के लक्षण दिखाई देते ही पशु चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। इनके बचाव के लिए रोग प्रतिरोध टीके लगवाए जाने चाहिए और जंतुओं को नियमित जांच पशु चिकित्सक द्वारा होनी चाहिए। आयु के साथ साथ पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आने लगी है और पशु बार बार रोगग्रस्त होने लगते हैं। रोगग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशुओं के साथ नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं। यह पशुओं के लिए अत्यंत घातक है। दुग्ध उत्पादन की पूर्ति हेतु उन्नत नस्लों के पशुओं को पालना चाहिए। इन पशुओं की कुछ उन्नत किस्मों के नाम निम्नवत हैं। गाय की देसी नस्ल: साहिवाल, सिंधी, देवनी। गाय की विदेशी नस्ल: होल्स्टीन फ्रिजियन। भैंस की नस्लें: मुर्रा, मेहसाना, सुखी, जीली। संकरण द्वारा गायों एवं भैंसों की उन्नत नस्लें विकसित की जाती हैं। इससे अधिक दुग्ध उत्पादन एवं रोगरोधी जैसे वांछित लक्षणों वाली नस्लों के विकास में सहायता मिलती है। गाय की उच्च उत्पादन वाली किस्में फ्रिजियन, साहिवाल तथा होल्स्टीन फ्रिजियन है। मुर्रा भैंसें लगभग 2000 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती हैं। कुक्कुट पालन: अंडे एवं मांस प्राप्ति के उद्देश्य से मुर्गा, बत्तख इत्यादि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। अंडे में प्रोटीन तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कुक्कुट पशुओं को घरों में और फार्म हाउस दोनों में पाला जाता है।
मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेकती है। इस अवधि को ऊष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। इस प्रक्रम को प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। बड़े कुक्कुट फार्म में अंडे सेने का कार्य विशेष उपकरणों द्वारा किया जाता है, जिन्हें ऊष्मायित्र कहते हैं। इनका ताप स्थिर रखते हैं। कुक्कुट पक्षियों को विशिष्ट भोजन जैसे रोटी, अन्न आदि दिया जाता है और इन्हें पालने वाले लोग इन पक्षियों को खुला छोड़ देते हैं, जहाँ भी कीड़े मकोड़े, वनस्पतियाँ, साग, घास, सब्जी के छिलके आदि तथा कंकड़ खाते हैं। ऊष्मायत्र द्वारा कृत्रिम स्फुटन, ये अंडे रखते हैं और ये यंत्र लगा हुआ है। प्राकृतिक स्फुटन में ये देखिए घोंसला है, इसमें अंडे रखे हैं और ऊपर भी मुर्गी बैठी हुई है। आइए जानकारी प्राप्त करें कि कुक्कुट फार्म में इन पक्षियों के भोजन आवास की क्या व्यवस्था होती है। कुक्कुट फार्म पक्का बना होता है, जिसमें प्रकाश, हवा की पर्याप्त व्यवस्था होती है। सामान्यतः ये ऊंचे स्थान पर होता है, जहां जल भराव नहीं होता। फार्म में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था होती है। बैठने, खाने और अंडा देने के लिए स्थान होता है। कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूँ, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। कुक्कुट फार्मों में पक्षियों की सुरक्षा का प्रबंध होता है। पक्षी रोगों के प्रति संवेदनशील होते, इसलिए रोगों से बचाव का भी उचित बंदोबस्त किया जाता है। अधिक अंडोत्पादन तथा मांस के लिए संकरण तकनीक द्वारा कुक्कुट की उन्नत नस्लों का विकास किया जाता है। हमारे देश में व्हाइट लेन हॉर्न, आइलैंड रेड, ILS रेड मुर्गी की उन्नत किस्में हैं। आइए एक क्रियाकलाप से अच्छे अंडे की पहचान करें। गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए कि वह तैरते हैं या पानी में डूब जाते हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वे अच्छी गुणवत्ता वाले हैं तथा जो तैरते रहते हैं वे खराब अंडे हैं। मत्स्य पालन। हमारे देश में मछली एक अन्य प्रमुख खाद्य स्रोत है। तटीय क्षेत्र तथा नदियों के समीप रहने वाला विशाल जन समुदाय नियमित रूप से मछली का सेवन करता है। यह जंतु प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। शार्क और कॉड जैसी मछलियों से प्रचुर मात्रा में मछलियों का तेल मिलता है, जिसमें विटामिन A और D पाया जाता है। मछलियों की पूंछ, पंख एवं हड्डियों का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। जल स्रोत के आधार पर मछलियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तालाब, झील, नहर एवं नदी में पाई जाने वाली मछली अलवण जल मछली कहलाती हैं, जैसे कटला, रोहू आदि। जबकि सागर, महासागर में पाई जाने वाली मछली जैसे टूना, कॉड लवण जल मछली कहलाती हैं। बड़े स्तर पर मछली पालना मत्स्य पालन कहलाता है। इसके लिए कुछ तालाबों को मत्स्य उत्पादन तालाब या नर्सरी के रूप में विकसित करते हैं। यहाँ स्फुटन के फलस्वरूप छोटी मछलियाँ विकसित होती हैं, जिन्हें वृद्धि करने के लिए संवर्धन तालाब में स्थानांतरित किया जाता है। संवर्धन तालाब में प्रकाश एवं ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था होती है। मछलियों को आहार उचित मात्रा में दिया जाता है, साथ ही पूरक आहार की भी व्यवस्था होती है। तालाब की स्वच्छता तथा रखरखाव की भी उचित व्यवस्था की जाती है। प्रजनन एवं संकरण द्वारा कम अवधि में तीव्रता से वृद्धि करने वाली मछली की उन्नत नस्लों का विकास किया गया है। हमने सीखा अपनी विशाल जनसंख्या को पर्याप्त आहार प्रदान करने के लिए हम कृषि पर आश्रित हैं। उगाए जाने वाले एक ही प्रकार किस्म के पौधे फसल कहलाते हैं। ऋतु के अनुसार फसलें खरीफ तथा रबी फसलें कहलाती हैं। सिंचाई, जुताई तथा गुड़ाई द्वारा मिट्टी तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए हल तथा पाटल पटरे का उपयोग करते हैं। बीज को निर्धारित दूरी एवं गहराई में बोने से उपज अच्छी होती है। स्वस्थ बीजों का चयन करने के उपरांत उन्हें बोते हैं। बुआई हाथों अथवा बीज बेधक की सहायता से की जाती है। सिंचाई विभिन्न स्रोतों से की जाती है। सिंचाई का समय तथा आवृत्ति मिट्टी के स्वभाव एवं फसल की किस्म पर निर्भर करता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। फसल की कटाई एवं मड़ाई हाथों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा की जाती है। खाद्यान्न का भंडारण बड़े गोदामों एवं साइलों में किया जाता है। संकरण द्वारा गेहूँ, चावल, मक्का आदि की उन्नतशील किस्में विकसित की जाती हैं। दूध, अंडे एवं मांस जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, कुक्कुट तथा मत्स्य जैसे जंतुओं को पालते हैं। पालतू पशुओं को समुचित आहार, आवास, देखभाल तथा रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन पशुपालन की उचित
पद्धतियों तथा संग्रहण द्वारा नस्ल सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और अगली वीडियो में आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर जो अभ्यास प्रश्न है ये आपको देखने को मिल जाएंगे।